वेलकम बैक दोस्तों। लो मैं आ गया सेकंड पार्ट लेके। पहले तो थैंक यू वेरी मच जो आपने द मैन फ्रॉम अर्थ फर्स्ट पार्ट को इतना सपोर्ट किया। स्पेशली मेरे एक्सप्लेनेशन को आपने बेहद पसंद किया। जब मैं वो वीडियो बना रहा था तो मुझे थोड़ा डर सा था कि ये मूवी लोगों को पसंद आएगी या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने 100% मुझे सपोर्ट किया। तो दूसरा थैंक्स मैं डायरेक्टर साहब को देना चाहता हूँ, क्योंकि इस मूवी में डायरेक्टर साहब ने एक ही जगह पर स्टोरी नहीं रखी, डिफरेंट सीन्स दिखाए और डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए, वरना मेरी तो फट जाती उन डायलॉग्स को सुनते सुनते। अगर जो कोई भी द मैन फ्रॉम अर्थ फर्स्ट पार्ट नहीं देखी, आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को पहले देखें, फिर इस वीडियो को कवर करें, वरना आपको स्टोरी कुछ भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से कनेक्टेड है। तो दोस्तों, आपके विजन में भी ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड मूवी है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस मूवी का भी एक्सप्लेनेशन लाऊंगा जरूर, क्योंकि मेरा कंटेंट ही यही है, आपकी मूवी मेरा एक्सप्लेन। और दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो मूवी का नाम है द मैन फ्रॉम अर्थ होलीसीन। मूवी 2017 में रिलीज हुई और इसका फर्स्ट पार्ट 2007 में रिलीज हुई थी। तो इन दोनों के बीच 10 साल का फर्क है। मैंने पहले ही पार्ट में समझा दिया था कि जॉन एवरी 10 इयर्स अपनी लोकेशन चेंज करता है और अपनी आइडेंटिटी भी चेंज करता है। उसी को रेफरेंस करते हुए डायरेक्टर ने शायद आफ्टर 10 इयर्स सेकेंड पार्ट को पब्लिश किया है। तो मूवी के डायरेक्टर है रिचर्ड शेंकमैन, और कैस्ट की बात करें तो ये रहे। पहले तो इस टाइटल को एक्सप्लोर करते हैं। होलीसीन ये एक जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का नाम है, जो बिफोर 10 इयर्स जो पीरियड चला था उसको होलीसीन कहते हैं। यानी आफ्टर आइस एज के बाद एक और टाइम पीरियड आता है, इसका नाम है लिटिल आइस एज, और वो पीरियड 1200 एडी से लेते हुए 1700 एडी के बीच में चलता है। उसी को हम होलीसीन कहते हैं। लेकिन डायरेक्टर ने उस टाइम पीरियड में इस मूवी को नहीं चलाया। इस मूवी में होलीसीन का मतलब है जॉन की उम्र, यानी जॉन अब अधेड़ उम्र का हो चुका है, सिंपल से। तो मूवी की शुरुआत में ही डायरेक्टर हमको एक मैसेज दे रहे होते हैं, यानी manfromearth.com एक इनका वेबसाइट है। आप चाहे तो उस वेबसाइट पे जाके इनको डोनेट कर सकते हैं। लगता है ये इंडिविजुअल मूवी है, और इनका कहना है जो भी आप डोनेट करोगे वो डायरेक्टली फिल्म मेकर्स को जाता है। उसके बाद जॉन को दिखाया जाता है जहाँ पर ये जंगल में एक प्रिमिटिव लाइफ गुजार रहा होता है, और जॉन लकड़ी से घिसकर आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे बियर गिल्स की तरह। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये सीन प्रेजेंट का है। तो जॉन यहाँ पर कैसे आया और किस वजह से यहाँ पर आया, यही सारा सब कुछ इस मूवी में दिखाया गया है। उसके बाद चिको म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री दिखाया जाता है, यानी ये म्यूजियम चिकागो में है, जहाँ पर प्रोफेसर कैरलिन होमोसेपियंस और क्रो मैग्नन के बारे में अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रही होती है। तो उसी में कैरलिन होलीसीन के बारे में भी एक्सप्लेन करती रहती है, यानी ये केवमैन्स उस पीरियड के रहने वाले हैं, और जॉन भी उस पीरियड का ही रहने वाला है। इसीलिए मूवी का नाम भी यही है, द मैन फ्रॉम अर्थ होलीसीन। और उसी म्यूजियम में ये दो स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, और ये दोनों अपनी क्लास की नोट्स ले रहे होते हैं। जो बुक पकड़ी है इस लड़की का नाम है इसाबेल, और जो फोन पकड़ी है उसका नाम है तारा। कि तभी तारा की नजर जॉन यंगमैन पर पड़ती है, यानी इस मूवी में जॉन की आइडेंटिटी थोड़ी अलग है। फर्स्ट पार्ट में इसका नाम था जॉन ओल्डमैन, और इस मूवी में इसका नाम है जॉन यंगमैन। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में बता दिया था कि एवरी 10 इयर्स जॉन अपना नेम चेंज करते रहता है, लेकिन उस नेम्स में जॉन कॉमन है। तो यहाँ पर मैं और एक बात बता दूं कि जॉन और कैरलिन ये दोनों रिलेशनशिप में है। तो कैरलिन को कंपनी देने के लिए ही जॉन यहाँ पर आया हुआ है। और यहाँ पर मैं और एक बात बता दूं कि तारा प्रोफेसर जॉन को चाहती रहती है, यानी लव करती रहती है। इसी तरह ये दोनों जॉन के पास जाते हैं, और तारा जॉन के साथ एक फोटो क्लिक करने को कहती है, लेकिन जॉन उसे मना कर देता है। और जॉन अपनी बात को डाइवर्ट करते हुए इजाबेल से कहता है, तुमको कैरलिन ने डिनर के वक्त बुलाया है, कुछ उसके किताबें हैं, नोट्स है, वो तुमको ले आना है। ये कहने के बाद जॉन वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात याद दिला दूं कि जॉन एक प्रोफेसर है। तो उसी तरह जॉन अपने घर बैठकर कुछ पेपर्स करेक्शन करते रहता है कि तभी कैरलिन उसके पास आती है और जॉन से कहती है, तुम्हारे बाल ग्रे होते जा रहे हैं, क्यों ना तुम डाई कर लेते। और यहाँ पर जॉन एक अजीब सी बात कहता है। वो कैरलिन से कहता है, क्या तुम जानती हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों को डाई किया था? तो कैरलिन कहती है, वो तो प्रॉफिट थे, यानी नबी थे, चाहे तो कर सकते थे। तो ये बात सुनने के बाद मेरे दिमाग में 2 पॉइंट सामने आई।
पहला, या तो जॉन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पूरी तरह से जानता था, यानी जॉन बुक्स का शौकीन था, इसने कुरान भी पढ़ी हो सकती थी। और सेकेंड पॉइंट ये है कि जॉन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा होगा, जैसा गौतम बुद्ध को देखा था, क्योंकि ऑफ कोर्स इसकी उम्र 14,000 ईयर्स की है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले के। और मैंने पहले ही पार्ट में कहा था कि जॉन बहुत सारी दुनिया घूम चुका है, बहुत सारा एजुकेशन इसके पास है। तो खैर, उसके बाद इजाबेल और तारा ये दोनों कॉलेज को जाने के लिए रेडी होते हैं और इजाबेल अपनी माँ से थोड़ा रूडली बिहेव करती है, यानी फोन पे। ये बात तारा को पसंद नहीं आती, तो तारा इजाबेल को समझाती है तुमको ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। तो फिर इजाबेल अपनी माँ को फिर कॉल करती है और लव यू बोलती है और ये दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद एक और दो स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन होता है। इसका नाम है लीको। ये अपने आप को हमेशा कूल बनने की कोशिश करता रहता है। और इसका नाम है फिलिप और ये जीसस और क्रिश्चियनिटी को बहुत मानता है, जैसे फर्स्ट पार्ट में एडिथ थी जो जॉन को जीसस मान के रोने लगी थी। तो इस मूवी में भी जॉन की लाइफ फिलिप की वजह से ही खतरे में पड़ जाती है। उसके बाद चिको कम्युनिटी कॉलेज का इंट्रोडक्शन होता है और इसी कॉलेज में जॉन और कैरलिन ये दोनों वर्क कर रहे हैं एज ए प्रोफेसर्स। तो जॉन क्लास में गौतम बुद्ध के बारे में लेक्चर दे रहा है कि तभी लीको जॉन को एक क्वेश्चन पूछता है। तो एक्चुअली में गौतम बुद्ध को लेकर यहाँ पर बहुत सारा डिस्कशन होता है, तो उस डिस्कशन का एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने रखूंगा। तो लीको जॉन से पूछता है क्या गौतम बुद्ध पाखंडी थे जो कई सारे पैसों को छोड़कर, अपने राज्य को छोड़कर लोगों में रिलीजन फैलाने के लिए निकल गए और वैसे ही फैलाते फैलाते वो बहुत मोटे हो गए? ये क्या है एक्चुअली? तो जॉन कहता है क्या तुम चाइना टाउन में जो स्टैचू मौजूद है उसके बारे में पूछ रहे हो? तो लीको कहता है हाँ। फिर जॉन कहता है वो गौतम बुद्ध नहीं है। तो इसी में इसाबेल जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होती है वो लीको को गौतम बुद्ध के बारे में समझाती है। गौतम बुद्ध का पूरा नाम था सिद्धार्था गौतमा और वो इंडिया के रहने वाले हैं, स्पेशली नेपाल के। और उस वक्त एक चाइनीज मोंक इनके पास आया और इनसे टीचिंग ली। वो मोंक उस रिलीजन को फैलाने के लिए अपने घर लौट चले, यानी चाइना को। और वहां पे जाने के बाद वो मोंक अपने बाल मुंडवाए और सिंपल से कपड़े पहनने लगे और चाइनीज मिक्सड ऑफ गौतम बुद्ध के रिलीजन को मानते हैं। और उसी में जो तुम बात कर रहे हो, यानी लाफिंग बुद्धा, जिसका नाम है होतई, वो एक मोंक है, ना कि वो बुद्धा। तो जॉन गौतम बुद्ध को अच्छी तरह से जानता है, तो उनके बारे में ये डिस्क्रिप्शन देता है। जॉन स्टूडेंट्स को बताता है गौतम बुद्ध की बॉडी सिंपल थी, वो ना ही मोटे थे और ना ही पतले, और गौतम बुद्ध के बाल थे, ना ही कि वो गंजे। तभी तारा झटके से एक क्वेश्चन पूछती है। तारा कहती है इतना होने के बावजूद भी गौतम बुद्ध एक भगवान है। जॉन झटके से उस क्वेश्चन को स्टॉप कर देता है और स्टूडेंट्स को बताने लगता है कि गौतम बुद्ध भगवान नहीं है, वो सिर्फ एक इंसान है। जो चीज दुनिया से खत्म हो जाती है वो भगवान नहीं हो सकते, और मरने वाला इंसान ही है, ना ही कि भगवान। कि फिर झटके से टॉपिक जीसस पर कन्वर्ट हो जाता है, यानी फिलिप जॉन से ये क्वेश्चन पूछता है क्या जीसस इंसान से बढ़कर थे? तो जॉन कहता है हाँ, वो इंसान से बढ़कर थे। फिर फिलिप कहता है इसीलिए जीसस गॉड ऑफ फादर है। तो इस बात पर भी जॉन नहीं मानता। जॉन कहता है तुमको गॉड पर यकीन रखना चाहिए थ्रू जीसस से। तो मैं यहाँ पर और डीपली नहीं जाना चाहता, वरना ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो कुछ डिस्कशन के बाद क्लास खत्म होती है। इसके बाद ये दोनों जॉन को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। जॉन डिनर के लिए तो क्या, कॉफी के लिए भी आना नहीं चाहता। तो इजाबेल जॉन को कहती है घबराइए नहीं, हम आपको वेजिटेरियन डिनर के लिए ही इनवाइट कर रहे हैं। तो उसी में जॉन गौतम बुद्ध की एक बात उन दोनों को सुनाता है। गौतम बुद्ध ने ये नहीं कहा कि तुम वेजिटेरियन ही खाओ। गौतम बुद्ध का ये मानना था कि वो एनिमल्स को मारना नहीं चाहते थे, यानी जितना वो इंसानों से प्यार करते थे उतना जानवरों से भी प्यार किया करते थे। और यहाँ पर इंसानों की मर्जी है, चाहे वो वेजिटेरियन खाए या नॉन वेज। तो यही बात इन दोनों को समझाता है और उनका डिनर इनविटेशन रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। तो बाहर आने के बाद ये चारों यही प्लान करते हैं कि कैसे जॉन को डिनर के लिए बुलाए, कैसे प्रोफेसर जॉन से अपना टाइम स्पेंड करे, क्योंकि जॉन का लेक्चर इनको बेहद पसंद है। ये चारों जॉन के साथ पर्सनली मीटअप होना चाहते हैं। उसके बाद डॉक्टर गिल पार्कर, ये इस कॉलेज का प्रिंसिपल है, और ये जॉन के पास आता है और उसको
70 इयर्स पुराना वाइन बॉटल दिखाता है जो इसको अपने ग्रैंडसन से मिला है और वो दोनों उस वाइन का थोड़ा बहुत टेस्ट करते हैं और कुछ डिस्कशन चलता है उनके बीच। उसके बाद उसी दिन रात जॉन जब डिनर बना रहा होता है तब इसाबेल बुक्स लेकर उसके घर आती है और जॉन इसाबेल को उन बुक्स को वहाँ पर रखने को कहता है और जो कैरोलिन ने दूसरे बुक्स रखे थे उनको ले जाने के लिए कहता है और उन्हीं बुक में से इसाबेल जॉन की एक बुक लेके अपने पास रख लेती है और वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद कैरोलिन आती है तो कैरोलिन जॉन को इस वीकेंड एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन जॉन आने से मना कर देता है और यहाँ पर इसाबेल जो जॉन के घर से वो बुक लाई हुई होती है वो सारी की सारी बुक को पढ़ चुकी होती है और उसी में तारा भी वहाँ पर आती है और इसाबेल तारा को कहती है ये बुक मैंने प्रोफेसर जॉन के घर से पाई है और इस बुक का ऑथर है जिंकिंस यानी आर्ट और ये आर्कियोलॉजिस्ट होता है। क्या आपको याद आया फर्स्ट पार्ट का आर्ट जो अपनी स्टूडेंट को लाया था? वही आर्ट जिंकिंस इस मूवी का ऑथर है और उस बुक में पर्सनल आर्ट की सिग्नेचर है टू माय बेस्ट फ्रेंड जॉन ओल्डमैन और वो साइन ओरिजिनल है। और उस ऑथर के बारे में और जानने के लिए इसाबेल इंटरनेट पे सर्च करती है और आर्ट ने बहुत सारी बुक्स लिखी है और उसमें से लास्ट बुक ये है जिसका नाम है द लॉन्गेस्ट नाइट माय कन्वर्सेशन विद द मैन फ्रॉम अर्थ, यानी जो फर्स्ट पार्ट की स्टोरी है वही आर्ट ने इस मूवी में लिखी है और आर्ट की यही लास्ट बुक है। इसके बाद इसने कोई भी बुक नहीं लिखी। तो ये बात इसाबेल को थोड़ा वियर्ड सा लगता है और इसाबेल उस बुक को खरीद लेती है यानी द लॉन्गेस्ट नाइट। और यहाँ पर चूंकि वीकेंड होता है जॉन अपने सामान गाड़ी में पैक कर रहा होता है यानी ये कहीं पर जा रहा है कि तभी कैरन अपनी नींद से जाग के जॉन को देखती है तो जॉन कहता है मैं तुम्हें नींद से जगाना नहीं चाहता था। तो एक्चुअली जॉन जब कभी भी इसको टाइम मिलता है तो ये जंगल में चला जाता है यानी अकेले स्पेंड करने के लिए, अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। तो वही जाने के लिए जॉन ये पैकिंग कर रहा है। तो यहाँ पर तारा और इसाबेल ये दोनों फिलिप के घर आते हैं और वहाँ पर ऑलरेडी लीको मौजूद होता है। इसाबेल इन दोनों को यानी फिलिप को और लीको को द लॉन्गेस्ट नाइट बुक की कहानी सुनाती है यानी द मैन फ्रॉम अर्थ फर्स्ट पार्ट की स्टोरी इन दोनों को सुनाती है। यानी एक दिन ऑथर अपने फ्रेंड से मिले और उसका दावा ये था कि वो 14,000 साल से जिंदा है और वो अपने आप को केवमैन कहता है और जीसस कहता है। तो ये बात फिलिप को थोड़ी बहुत बुरी लगती है क्योंकि ये जीसस को मानने वाला है। तो इसाबेल कहती है उस बुक में ऑथर खुद लिखा है कि इट इज नॉट फिक्शन, यानी ये बनी बनाई कहानी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। और जब भी राइटर कोई बुक लिखते हैं तो वो लोग वहाँ पर लिख देते हैं कि ये फिक्शन स्टोरी है या नॉन फिक्शन स्टोरी। चूंकि आर्ट ने अपनी बुक में ये भी लिखा था कि एवरी 10 ईयर्स जॉन अपनी आइडेंटिटी चेंज करते रहता है यानी पास्ट आइडेंटिटी मिटाते रहता है। लेकिन वही बुक में इसाबेल को जॉन की एक फोटो दिखती है विल के साथ। विल आपको पता ही होगा ना, जो फर्स्ट पार्ट में हार्ट अटैक आया था उसे, कि जॉन विल का फादर है। तो उसी में इसाबेल अपने फ्रेंड्स को कहती है हो सकता है जॉन यंगमैन ही जॉन ओल्डमैन है। और ये बात पता करने के लिए हमको आर्ट जिंकिंस से कांटेक्ट करना पड़ेगा और लकीली मेरे पास उनका ईमेल एड्रेस है, मैं जल्द ही उनको ईमेल करूंगी। और उसके लिए वो तीनों भी मान जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आर्ट जिंकिंस का इंट्रोडक्शन होता है जहाँ पर ये एक सुअर पाल रहा होता है। अबे बकरी पाल लेते, दूध तो देती वो, सुअर पाल के क्या करोगे, और वो भी एक। कि तभी आर्ट को इसाबेल से एक मेल आता है जो जॉन ओल्डमैन के बारे में बात करना चाहती है। लेकिन आर्ट इसाबेल को बहुत ही घटिया तरीके से रिप्लाई देता है। वो लिखता है तुम और जॉन ओल्डमैन भाड़ में जाओ। तो यहाँ पर मैं और एक बात बता दूं कि आर्ट का मानना है जॉन की वजह से ही इसका कैरियर बर्बाद हो गया है। जब आर्ट अपनी लास्ट बुक लिखी थी वो लास्ट बुक के कारण इसको बहुत सारे हेट्स मिले, इसी की वजह से इसका करियर डाउन हो गया। यानी इन सम अदर वे आर्ट जॉन से नफरत करता है, यानी आर्ट भी जॉन को ढूंढते रहता है। और यहाँ पर जॉन अपना टाइम अकेले बिता रहा होता है और वहाँ पर सबूत ढूंढने के लिए ये तीनों जॉन के घर आए हुए होते हैं और इनको पता है कि कैरोलिन पार्टी के लिए गई हुई है तो घर में कोई भी नहीं होता। कुछ सबूत सर्च करने के लिए ये तीनों जॉन के घर आते हैं। वहाँ पर ये तीनों वैन गॉग की पेंटिंग देखते हैं, यानी वो कहते हैं ना अमूल्य। और मैं फर्स्ट पार्ट में बताना भूल गया, वैन खुद ने जॉन को ये पेंटिंग गिफ्ट किया है, यानी ये ओरिजिनल पेंटिंग है और ये $1 ट्रिलियन की है। उसके बाद लीको बेसमेंट में कुछ किताबें देखता है और उनकी फोटो खींच लेता है कि तभी कैरोलिन आ जाती है और उसी में इसाबेल जॉन और कैरोलिन की फोटो खींच लेती है और
आइलैंड आने तक ये तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं और यहाँ पर जॉन पत्थर से पत्थर मारकर फायर बनाने की कोशिश करता है और उसी में उसके हाथ को चोट लग जाती है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। ऑब्वियसली ये एक इंसान है। उसके बाद इजाबेल आर्ट को कॉल करती है, यानी इजाबेल को आर्ट का नंबर कहीं पर मिल जाता है और वो नंबर लकीली आर्ट का ही होता है और वो आर्ट से कहती है कि हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर है जिसका नाम है जॉन यंगमैन, कि मेरा दावा है कि जॉन यंगमैन ही जॉन ओल्डमैन है। प्लीज ये मैसेज सुनने के बाद आप मुझे जल्द से जल्द रिप्लाई दीजिए। वो सुनने के बाद आर्ट उस कॉलेज का वेबसाइट ओपन करता है और स्टाफ लिस्ट देखता है, लेकिन वहाँ पर जॉन यंग की फोटो नहीं होती, वो ब्लैंक होती है। ये देखने के बाद आर्ट को भी थोड़ा बहुत डाउट आता है। तो उसके बाद सुबह होती है, जॉन वहाँ से अपने घर निकल आता है, लेकिन वो अपने हाथ को देखता है लेकिन उसका जख्म भरा नहीं होता, यानी कई सालों पहले जब भी इसको जख्म होता था तो वो जल्द से जल्द भर जाता था, लेकिन वही जख्म इसको भरने में थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ पर इजाबेल उस फोटो को, यानी जॉन बिल के साथ था, उस फोटो को कुछ कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट किया था, यानी जॉन के बारे में पता करने के लिए, यानी आर्ट की स्टोरी सच है या झूठ। तो उसी में इजाबेल को एक बूढ़ी औरत का कॉल आता है और वो बूढ़ी औरत इजाबेल से कहती है, जब तुमने वो फोटो मुझे मेल किया था मैंने झटके से उस आदमी को पहचान लिया और उसका नाम है जॉन फ्लेस। वो तो बहुत गजब का आदमी था, मैं उस आदमी को मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकती। तो एक्चुअली में ये बूढ़ी औरत 1957 का किस्सा सुना रही है और यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए आप, 1957 से अब तक यह औरत बूढ़ी हो चुकी है लेकिन जॉन अभी भी बूढ़ा नहीं हुआ। तो वो फोन कट करने के बाद इजाबेल को आर्ट का कॉल आता है और आर्ट इजाबेल से कहता है, तुम मुझे ढंग की फोटो भेजो तभी हमारी बात कंटिन्यू होगी। उसके बाद ये तीनों प्लान बनाते हैं कि किसी भी तरह करके जॉन की फोटो लेना है। तो बहाने से लीको एक फोटो क्लिक करता है, लेकिन जॉन भी लीको का बाप है, वो अपने सामने कप आड़े रख देता है, लेकिन फिर लीको और एक फोटो क्लिक करने के लिए कहता है, लेकिन जॉन अपना सर घुमा देता है और बात वहीं पर कट करके उन तीनों को क्लास में बैठने के लिए ऑर्डर दे देता है। क्लास होने के बाद ये चारों बाहर आते हैं और लीको इन तीनों से कहता है, प्रोफेसर जॉन ने जानबूझ के ऐसा किया है। तो उसी में इजाबेल कहती है, मुझे पक्का यकीन है हमारे प्रोफेसर ही जॉन ओल्डमैन है। तो उसी में इजाबेल इन तीनों को ये समझाने की कोशिश करती है कि हमारे प्रोफेसर में कुछ ना कुछ जरूर बात है, वरना कौन ऐसा इंसान होगा जो 14,000 साल तक जिंदा रह सकता है। और जॉन ओल्डमैन अपने आप को जीसस भी कह रहे हैं, लेकिन ये बात फिलिप को थोड़ा झटका देती है क्योंकि इसके नजरिए में जीसस की स्टोरी कुछ और है, जैसा एडिथ ने कहा था फर्स्ट पार्ट में। तो इन दोनों के बीच थोड़ा बहुत बहस होती है, लेकिन इजाबेल का इंटेंशन ये नहीं था कि जॉन सन ऑफ गॉड है। तो उसी दिन रात इजाबेल और लीको ये दोनों जॉन के घर जा पहुंचते हैं, यानी जॉन की फोटो क्लियरली ले सके। तो उसी तरह जॉन जब सो रहा होता है तो लीको उसकी क्लियर फोटो लेता है और इजाबेल उस फोटो को आर्ट को सेंड कर देती है। तो आर्ट इजाबेल को रिप्लाई में ये लिखता है, इस फोटो को देख के मैं क्लियरली नहीं कह सकता, मुझे उस आदमी से यानी तुम्हारे प्रोफेसर से मिलना होगा, सो मैं तुम्हारे कॉलेज आ रहा हूँ, तो मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और आर्ट जॉन से मिलने के लिए निकल जाता है। तो यहाँ पर तारा जॉन के ऑफिस में आती है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि तारा जॉन को चाहती रहती है। तो वही बातों में तारा थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाती है, यानी वो जॉन से कहती है मैं अकेली हूँ ब्ला ब्ला ब्ला, और जॉन तारा को तसल्ली दे रहा होता है कि तभी तारा जॉन को किस करने लगती है, लेकिन जॉन उसे दूर कर देता है और उसी में तारा अपनी ज़बान फिसलती है। वो जॉन से कहती है, मुझे पता है कि तुम कौन हो और हमारा दोनों का रिलेशनशिप अमेजिंग होगा। ये बात सुनकर जॉन को थोड़ा झटका लगता है। जॉन तारा से कहता है, तुम किसकी बात कर रही हो? वो सुनने के बावजूद भी तारा जॉन को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन जॉन शराफत से तारा को बाहर जाने के लिए कहता है और तारा वहाँ से रोती हुई बाहर निकल जाती है। वहाँ से जॉन गिल पार्कर के पास आता है और उसको अपना रिजिग्नेशन देता है, यानी जॉन उस कॉलेज को छोड़ के जाना चाहता है, लेकिन पार्कर जॉन को रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज तुम मत जाओ, सेमिस्टर्स नजदीक में है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और फिर भी 5 या 6 साल बाद मेरी सीट पर तुम होगे, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। लेकिन फिर भी जॉन उसकी बात को नहीं मानता
छोड़ता, वो अपनी जिद पर अड़े रहता है। यहाँ पर तारा इजाबेल के पास आती है और जो कुछ हुआ वो इजाबेल को सुनाती है। इजाबेल तारा को डांटती है और फौरन आर्ट को कॉल करती है और उसको एक वॉइस मैसेज भेजती है। वो कहती है, प्रोफेसर आर्ट, आपको जल्द से जल्द आना होगा क्योंकि जॉन यंग को पता चल चुका है कि हम उनके बारे में जान चुके हैं और वो कभी भी यहाँ से निकल सकते हैं। प्लीज आप फौरन आइए। तो उसी तरह जॉन कैरलिन के पास आता है और उसको छोड़ के जाने की बात करता है। वो सुनने के बाद कैरलिन भी थोड़ा शॉक में रहती है। अचानक ये तुमको क्या हो गया? तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि इन दोनों का जब रिलेशनशिप हुआ था तो जॉन कैरलिन को पहले ही बता चुका था कि कुछ समय बाद मैं तुमको छोड़ के जाऊंगा। यही बात जॉन कैरलिन को समझाता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत बहस होता है और कैरलिन भी उसे जाने देती है। उसके बाद जॉन अपने सारे सबूत मिटाते रहता है, यानी फोटोग्राफ्स, पेपर्स, सर्टिफिकेट्स वगैरह, और अपने सारे सामान अपने ट्रक में रख रहा होता है कि तभी वो 4 स्टूडेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और जॉन से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, प्लीज एक रात के लिए रुक जाइए, आपके जैसा प्रोफेसर हमको फिर कभी नहीं मिलेगा। तो उसी में इजाबेल जॉन को वो बुक दिखाती है और कहती है, हमको पता चल चुका है कि आप ही जॉन ओल्डमैन हो। लेकिन जॉन उनको ये कह देता है कि ये सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी है, यानी बनी बनाई कहानी। और जब जॉन अपनी कार में बैठने के लिए तब पलटता है, तब लीको जो करंट लगाते हैं ना, वो डिवाइस लेके जॉन पर हमला कर देता है और अनफॉर्चुनेटली जॉन एक पत्थर से टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। तो वो सारा सब कुछ देखकर वो चारों घबरा जाते हैं कि तभी इजाबेल को आर्ट का कॉल आता है कि आर्ट की गाड़ी खराब हो चुकी है और आर्ट को लेने के लिए इन चारों में से किसी एक को जाना होगा। वो होने के बाद फिलिप एम्बुलेंस को कॉल करता है और वो तीनों यानी इजाबेल, लीको और तारा आर्ट को लेने के लिए निकल जाते हैं और फिलिप को कहते हैं, एम्बुलेंस आने तक तुम प्रोफेसर का ख्याल रखना। उसके बाद फिलिप जॉन को इसके बेसमेंट में लाता है और उसको बांध देता है एक छेड़ से। और जब फिलिप जॉन को लगे हुए चोट को क्लीन करने की कोशिश करता है कि तभी जॉन को होश आ जाता है और जॉन फिलिप को पहचान लेता है और जॉन फिलिप से कहता है कि तुम जल्द से जल्द मुझे रिहा कर दो, मुझे जाना है। लेकिन फिलिप कहता है, प्लीज आप थोड़ी देर सब्र कीजिए, आज जिंकिंस यहाँ पर आने वाले हैं। वो सुनने के बाद जॉन थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है, क्या तुमने आर्ट को यहाँ पर बुलाया है? और वो बहुत गुस्सा करने वाला इंसान है, उसकी मेरी तो बनती ही नहीं है, प्लीज तुम मुझे जाने दो। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि इन दोनों के बीच तकरीबन 15 मिनट तक डिस्कशन चलता है। तो खैर मैं इन दोनों का डिस्कशन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो कुछ डिस्कशन के बाद फिलिप जॉन से कहता है, मेरे मन में कई सारे सवाल है, क्या आप उन सवालों का जवाब दोगे? तो जॉन कहता है, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या सवाल है, तुम जीसस के बारे में पूछना चाहते हो ना? और तभी फिलिप जॉन से कहता है, अगर आप जीसस हो तो बाइबल क्या है, क्या एक फिक्शन स्टोरी है? तो जॉन फिलिप से कहता है, अगर मैं तुमको सच बताऊं क्या तुम मुझे जाने दोगे? तो फिलिप कहता है, हाँ। तो यहाँ पर जॉन यानी इस पार्ट में जॉन एक स्टोरी फिलिप को सुनाता है। वो कहता है, 2000 साल पहले मैं एक पहाड़ पर था जिसका नाम था गैलीली। वहाँ पर मैं कुछ लोगों को कुछ नॉलेज दे रहा था कि ऐसे ही चलते चलते जो हिस्ट्री लिखने वाले थे वो लोग मुझे क्राइस्ट कहने लगे और देखते ही देखते सिचुएशंस बिगड़ गए थे, यानी जीसस के साथ क्या हुआ आप जानते हैं। वही बात जॉन फिलिप को बता रहा है। और उसके बाद जॉन अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है। वो फिलिप को बताता है, जब वहाँ के लोग मेरे खिलाफ हो गए तो मुझे वो एरिया यानी वो देश मुझे छोड़ना पड़ा और ऐसे ही करते करते मैं यहाँ तक आया और अब मैं धीरे धीरे मेरे फेस पर प्रिंकल्स नजर आने लगे हैं और मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। ये मुझे खुद पता नहीं कि मैं एज्ड हो रहा हूँ या ये पोल्यूशन के जरिए से हो रहा है या तो मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ, मुझे खुद पता नहीं। तो उसके बाद फिलिप जॉन से एक और क्वेश्चन पूछता है कि बाइबल में ये लिखा है कि जीसस दुनिया पर राज करेंगे, दुनिया को जन्नत बनाएंगे। तो उसकी बात का जॉन ऐसा रिप्लाई देता है। वो कहता है, अगर हम इंसान चाहे तो अर्थ को जन्नत बना सकते हैं, वो सारा सब कुछ हमारे हाथ में है, हम इंसानों को किसी रूलर की जरूरत नहीं है। तो फिलिप के सारे सवालों के आंसर्स देने के बाद जॉन फिलिप से कहता है, अब तो तुम्हारे आंसर्स मिल गए, प्लीज मुझे रिहा कर दो। और फिलिप वहाँ से एक चाकू लेता है और झटके से पता नहीं फिलिप के दिमाग में कौन सा शैतान घुस जाता है, वो अपनी बात से मुकर जाता है और जॉन से फिर बाइबल के बारे में बहस करने लगता है। और आखिरकार फिलिप जॉन से कहता है कि तुम जीसस नहीं हो सकते और झटके से फिलिप जॉन को एंटी क्राइस्ट मानने लगता है। यानी उसी डिस्कशन में फिर फिलिप जॉन
को बीस्ट मानने लगता है, यानी शैतान मानने लगता है। यानी बाइबल में या कुरान में एक शैतान का जिक्र है जिसका नाम है दज्जाल। जब क़यामत आने वाली होगी तो दज्जाल दुनिया पर आएगा और वो अपने आप को खुदा बोलने लगेगा और उसके बाद ढेर सारी शक्तियाँ होंगी, जैसे मरे हुए आदमी को जिंदा करना। वो चीजें देखकर दुनिया के लोग उसी को खुदा मानने लगेंगे। जो लोग मुसलमान क्रिश्चियन है वो लोग ये बेहतर जानते हैं। तो वही बात फिलिप जॉन को कहता है, क्या तुम ऐसा चाहते हो कि लोग तुम्हारी पूजा करें? जॉन कहता है, मेरा इंटेंशन तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, प्लीज तुम्हें जाने दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा बस। और तुम्हारा दिमाग कैसा है? पहले मुझे जीसस मानने लगे, फिर मुझे एंटी क्राइस्ट मानने लगे और मुझे शैतान मानने लगे, और तुम कौन सी वर्षन की बाइबल पढ़ रहे हो? तो उसी में जॉन फिलिप को कहता है, तो चलो तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। अगर मैं शैतान हूँ तो तुम उसी चाकू से मुझ पर वार करना, तो देखते हैं अगर मैं हील कर पाऊंगा या नहीं। तुम्हारा बाइबल तो यही कहता है ना कि शैतान को मार दो, तो किस लिए तुम वेट कर रहे हो? मार दो मुझे। लेकिन फिलिप वो बात सुनकर घबरा जाता है, क्या तुम मुझे मर्डर बनाना चाहते हो? तो जॉन कहता है, तुमको यकीन दिलाने के लिए मेरे पास यही एक रास्ता है। अगर मैं जीसस हुआ तो मैं मर के फिर जन्म लूंगा, अगर वही मैं शैतान निकला तो मेरा जख्म हील हो जाएगा, चलो मुझ पर वार करो। तो उसी बातों ही बातों में फिलिप जॉन को एक और क्वेश्चन करता है कि आखिरकार बाइबल क्या है? तो जॉन कहता है, बाइबल एक किताब है जो दुनिया के लोगों ने लिखी है। कि तभी झटके से फिलिप जॉन पर वार कर देता है, यानी उसके रिब्स पर चाकू चुबा देता है और जॉन ब्लीडिंग होने लगता है और वहीं पर फिर बेहोश पड़ जाता है। वो देखकर फिलिप घबरा जाता है, वो वहाँ से भाग निकलता है। बाप रे, इतना लंबा कन्वर्सेशन। तो उसके बाद ये चारों जॉन के घर आते हैं, लेकिन वहाँ पर ना जॉन की ट्रक होती है ना एम्बुलेंस होती है, और इसाबेल फिलिप को कॉल करती रहती है, लेकिन फिलिप लिफ्ट नहीं करता। और इसी तरह वो लोग उस ब्लड को फॉलो करते हुए बेसमेंट में जाते हैं कि वो देखते हैं वहाँ पर एक टूटी हुई चेयर है और वहीं पर बहुत सारा ब्लड भी मौजूद होता है। वो देखकर ये सारे लोग अपना प्रेडिक्शन लगाते हैं, क्या जॉन फिलिप को मारा या फिलिप जॉन को मारा? तो खैर इनके क्वेश्चंस ही रह जाते हैं। तो ये देखने के बाद आर्ट पुलिस बुलाने की बात करता है, लेकिन इजाबेल आर्ट से रिक्वेस्ट करती है, अगर आपने पुलिस बुलाई तो हमारा सारा फ्यूचर वेस्ट हो जाएगा, और स्पेशली फिलिप्स, इसका कोई पता नहीं ये कहाँ गया। वो होने के बाद अब आते हैं प्रेजेंट पर, जहाँ पर हैरी जॉन के लिए कुछ कपड़े या कुछ सामान ले आता है और जॉन अपनी जिंदगी एक केव में गुजार रहा होता है, यानी आबादी से दूर। तो वहीं पर हैरी जॉन को अपना वो जख्म दिखाने को कहता है कि वो जख्म धीरे धीरे हील होते रहता है। तो उसके बाद हैरी जॉन से एक रिक्वेस्ट करता है कि उसका फादर बेड पर है, क्या तुम एक बार मेरे फादर को देखने आओगे? तो जॉन उसके लिए राजी होता है और हैरी के साथ जाता है। उसके बाद क्रेडिट सीन्स चलते रहते हैं। उसी में जॉन एक केव आर्ट करते रहता है और वो पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद उसके बाद एक FBI ऑफिसर आर्ट के घर आता है और जॉन के बारे में पूछताछ करता है कि जॉन नाम एक शख्स जो तुम अपने बुक में मेंशन किए थे कि वो अब कहाँ पर है? तो आर्ट कहता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि वो हर हमेशा अपनी आइडेंटिटी चेंज करते रहता है। तो उसी में वो ऑफिसर आर्ट को कहता है कि चंद सालों पहले हमको एक डेड बॉडी मिली है जो हूबहू जॉन से मिलती जुलती है, कि लोगों को कहना था कि वो एक वायलेंस किस्म का आदमी था, लेकिन आर्ट कहता है जॉन पीपल को हट करे ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता और ये बात मैं हरगिज नहीं मानता। तो उसी में वो ऑफिसर आर्ट को एक और क्वेश्चन पूछता है, क्या ये हो सकता है, यानी और एक इमोर्टल इंसान इस दुनिया में मौजूद है और वो इंसान इविल यानी वायलेंट काम कर रहा है? तो आर्ट कहता है, पता नहीं, लेकिन कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो वो होने के बाद डायरेक्टर फिर हमको एक और मैसेज देते हैं, यानी आप डोनेट करना चाहो तो कर सकते हो। और हमने मूवी को एक सस्पेंस में ही एंड किया है, क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्ट भी आने वाला हो अगर आपकी सपोर्ट हो तो। और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। यहाँ पर जो एंडिंग सीन है वहाँ पर एक चीज हो सकती है, यानी दुनिया में एक और इमोर्टल इंसान मौजूद है और वो एक इविल माइंडेड है, और हो सकता है कि ये इंसान वही है जो फर्स्ट पार्ट में जॉन ने उसका जिक्र किया था, यानी वो दोनों 200 साल तक एक साथ रहे। उसके बाद एक रेलवे स्टेशन में इनकी जुदाई हो गई। और जॉन की बात करें तो जॉन तो है ही ऐसा अपनी आइडेंटिटी छुपाने वाला, और हो सकता है कि वो अपनी डेथ भी छुपा रहा हो।